अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड कॉजेशन। हम इसमें डिफरेंस करना सीखेंगे और इसके अलावा हम सीखेंगे कि हमारी रिसर्च स्टडीज जो कोरिलेशन के मुतलका होती हैं, वो हम कैसे कंडक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। वो व्हाट आर द कोरिलेशन, ये हम अपनी पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और कॉजेशन को भी देखते हैं, आज कंपैरेटिवली देखेंगे। कोरिलेशन होता है एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ता या कम होता है, यानी दोनों में जब फर्क आता है, तब्दीली आती है, उसको कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। एक में तब्दीली आने से दूसरे में भी तब्दीली आती है, लेकिन काजेशन में ऐसा नहीं होता। काजेशन में ऐसा होता है, एक की वजह से दूसरा बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है, और पहला वेरिएबल जिसकी वजह से तब्दीली आ रही है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकर है, वो सिगरेट पी रहा है, तो उसकी वजह से उसको कैंसर नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे कि वो सिगरेट पी रहा है, उसके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो लेकिन कैंसर नहीं हो रहा। तो ये स्मोकिंग कॉज नहीं बन रही है कैंसर की, ये कॉजेशन है। लेकिन जैसे जैसे वो इनहेंस करता जाता है सिगरेट की इनटेक, वैसे वैसे उसके कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं, या फिर उसे कैंसर हो जाता है, कैंसर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कोरिलेशन है। ठीक है। इस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब टू वेरिएबल्स में सेम चेंज आ रहा हो, चाहे वो नेगेटिव चेंज हो, पॉजिटिव चेंज हो, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा हो, कोई किसी भी किस्म का चेंज, जब दोनों वेरिएबल्स में चेंज आ रहा हो, तो हम कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा हो, तो हम उसको काजेशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हम कॉजेशन की बात करें, तो हमारा किसी भी कहीं पर जॉब करने का जो असूल है, मतलब कोई बंदा 8 घंटे जॉब करता है और उसकी सैलरी 20,000 है, तो हम कहेंगे कि ये इसकी फिक्सेशन है, स्केल है, तो कोरिलेट कर रहा है कि जितने घंटे वो काम करेगा उतनी उसकी सैलरी होगी। अदरवाइज अगर वो अपने काम का दौरानिया 10 घंटे कर देता है, लेकिन उसकी सैलरी में कोई तब्दीली नहीं आती, तो ये कॉजेशन है। ठीक है। ये हमारे लिए अहम क्यों है, कोरिलेशन और कॉजेशन, कि ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करती है, वेरिएबल्स को रिलेट करके बताती है कि ये एक दूसरे पे अफेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ इस पे अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल्स है। There are the relationship between person education level and their health. Pet ownership associate with the longer. ये एग्जांपल्स हमें डेली बेसिस पे भी मिल जाती हैं कि एक पर्सन जो है वो जानवर रखता है, उनकी देखभाल में मसरूफ रहता है और परेशानियों से आजाद रहता है, तो उसकी ज्यादा लंबी उम्र होती है एज कम्पेयर टू दोस्त जो अपने बुढ़ापे में तनहा रह जाते हैं, और उनके पास कोई पालतू जानवर नहीं होता या कोई कंपनी देने वाला नहीं होता, तो वो कम हेल्दी होते हैं और वो ज्यादा लंबी उम्र नहीं पाते। और ये भी है कि एक कंपनी है जिसने डिफरेंट जगहों पे कैंपिंग की है अपनी पब्लिसिटी के लिए, और वो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा बिकेंगी एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने कैंपिंग नहीं की। हम कोरिलेशन को कैसे मेजर करते हैं? स्टैटिस्टिक्स में हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज का डाटा जो कलेक्ट किया होता है, हम उसको एसपीएस के थ्रू एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस करते हुए हम ख्याल रखते हैं +1 और -1 के दरमियान, अगर जब हमारे पास आंसर आ रहा होता है उन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने पर, तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि कोरिलेशन किस तरफ को स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कि अगर +1 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर 0 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप नहीं है, इन दो वेरिएबल्स का कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है।
तो हम सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं वो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। उससे हमारा कोरिलेशन का रिजल्ट जो होता है उसको हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको जो सैम्पल दिया जाता है कोरिलेशन को वो स्मॉल आ रहा है। कहीं पर भी आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हो तो अगर स्मॉल और के साथ वैल्यू लिखी हुई हो तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये एक कोरिलेशन की वैल्यू दी हुई है। ओके, हाउ कैन कॉजेशन बी एस्टैब्लिश्ड? कॉजेशन जो है वो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इसको कॉजुअल रिलेशनशिप के साथ, लेकिन हम इनको कंट्रोल स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैन कॉजेशन कैन बी एस्टैब्लिश? तो कॉजुअलिटी को स्टैटिस्टिकल एरिया में जो है वो मिसलीड किया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये एक बिलीव बन जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हुए कि सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप को ही देखा जाता है। तो हम वेरिएबल्स के दरमियान जो भी रिलेशनशिप वो हो रहा होता है उसको कंट्रोल स्टडी के थ्रू भी देख सकते हैं और कंपेरेबल होता है हर एक जरिए से। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी टू ग्रुप को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं तो उनका इफेक्ट चेक करने के लिए हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो होती है। हम यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, ये देखें, ये हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स ऑफ इलनेस एंड स्ट्रेस का एक कैजुअल रिलेशनशिप है। ये देखें 10 पर पॉइंट देखें यहाँ पर, तो ये जिसे सर्कल किया हुआ है ये, और 15 पर पॉइंट देखें ये, और 20 के ऊपर पॉइंट्स देखें। जैसे जैसे फिजिकल सिम्टम्स इनहेंस हो रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस का लेवल भी इनहेंस हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना है। देखें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, यानी डिप्रेशन और स्लीप और पर नाइट। तो अगर हम इसको देखें कि डिप्रेशन अफेक्ट करता है पर स्लीप पर, तो डिप्रेशन का अफेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे डिप्रेशन इनहेंस होता है वैसे वैसे स्लीप के और कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। तो हमारी जो ये यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, एक कर्व बन रही है लेकिन ये कोई रिलेशनशिप नॉन रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम देखेंगे सम कोरिलेशनल मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है। कोरिलेशन स्टडीज नॉन एक्सपेरिमेंटल, इट मींस दैट research need not to manipulate variable and scientific methodology to either agree or disagree with the hypothesis। और बैकवर्ड लुकिंग कोरिलेशनल स्टडी हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पर बेस करती है और पास्ट के हिस्ट्रीज को अंडरस्टैंड करते हुए ही कोरिलेशन स्टडी को पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप अमंग टू वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डायनेमिक होता है इसका, टू वेरिएबल को कोरिलेट करके कॉन्सोनेंट्स को चेंज करके उनके वेरिएबल्स के नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन, पास्ट रिलेशन और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए एक प्रिडिक्शन दी जाती है। डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है? डाटा कलेक्शन की डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जा सकता है, सर्वे के थ्रू किया जा सकता है एंड डॉक्यूमेंट्री रिसर्च के थ्रू किया जा सकता है। तो अगर हम देखें नेचुरलिटी ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो हम बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन एट द स्कूल कर सकते हैं। और सर्वे अगर करना चाहें तो हम कोई भी प्रीवियस सर्वे वाली हिस्ट्री उठाकर उसका कोरिलेट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में इतनी डेथ हुई और इस ईयर में इस वजह से इतनी डेथ हुई। तो हमारे पास जो ऑलरेडी डाटा होता है उसको यूज करते हुए जो हम चीज़ कहते हैं वो प्राइमरी डाटा की कलेक्शन कहलाती है। आर्चिवल्स डाटा प्राइमरी डाटा को इस्तेमाल करते हुए जो कोरिलेशनल स्टडी की जाती है उसको आर्चिवल डाटा कहा जाता है। प्राइमरी डाटा वही होता है जो रैंडमली कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रही होती है पेशेंट्स की हॉस्पिटल में। हम जाके देखते हैं कि उन्होंने एक रजिस्टर बनाया होता है, उस पे हर
जो भी पेशेंट आ रहा होता है उसकी लिस्ट बन रही होती है हर डिपार्टमेंट में। अगर कोई स्टमक से रिलेटेड इश्यूज से डॉक्टर से मिलने आ रहा है तो उसकी लिस्ट बन रही होती है। अगर कोई गुर्दों के मर्ज के साथ आ रहा है तो उसकी अलग से एक कैटेगराइजेशन हो रही होती है। अगर हम उनका डाटा कलेक्ट करके अपनी कोरिलेशनल स्टडी में इस्तेमाल करते हैं या वैसे ही वेरिएबल्स रखते हैं और उनका ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज करते हैं तो ये आर्चिवल डाटा कहलाता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, हम आपने इसको गौर से देखना है। ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कोरिलेशनल स्टडी, मैं आपको इसका टाइटल भी दिखा देती हूँ। कोरिलेशन बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल मीडिया एडिक्शन मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, कि हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो इसका उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, द सोशल मीडिया एडिक्शन बिकेम अ सीरियस कंसर्न दैट हैव रिसीव्ड मोर अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ। वाकई ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कि हम कितना टीवी वॉच करते हैं या फिर कितनी हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो उस पे जो हमारी फाइंडिंग हुई है, वो फाइंडिंग्स ने जो बताया है वो बताया सोशल मीडिया, ये देखें यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ। Findings revealed that social media addiction had indirect impact on academic performance. However, it has direct impact on students' stress and anxiety levels. Stress could influence anxiety level and could directly affect on the student academic performance. Further, students' stress level have direct effect on anxiety, which could result to the depression. एंड हम सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, या हमारे बच्चे इतना इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं कि हमारे लिए स्टडीज के लिए ही नहीं बचता, या अगर बच जाता है तो हमारा फोकस नहीं बन पाता। तो ये चीजें जो हैं वो हमारी स्टडी को इम्पेक्ट कर रही हैं। हमको इनको ओवरकम करना है और देखना है। ये स्टडी हमारे लिए बहुत एक बेनिफिशियल तरीके से डिजाइन की गई है। इसका फुल वर्जन मेरे पास नहीं अवेलेबल हो सका, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक और आर्टिकल जो है वो रखा है ताकि हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। ये रिसर्च स्टडी है आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन फोर्थ ग्रेड एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड द एनवायरनमेंट। फोर्थ क्लास के बच्चे जो है उनका इन्वायरमेंट की तरफ से क्या रवैया है। ये ऑथर्स एंड कोऑथर्स के नाम है। ये पब्लिश जो हुआ वो 2017 और 2018 के दौरान हुआ, और डेट्स लिखी हुई हैं। इसका भी ये तुर्की में हुई है रिसर्च, और इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है एनवायरमेंटल एटीट्यूड स्केल, और जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बताता था। एंड ये कोरिलेशनल स्टडी है जिसमें एटीट्यूड एंड बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया गया, और इसमें मेथड इस्तेमाल हुआ है डाटा कलेक्शन का, वो है केस स्टडी डिजाइन इस्तेमाल हुआ है। केस स्टडी डिजाइन एंड ऑब्जर्वेशन बहुत इस्तेमाल हुए हैं। तो जैसे कि हम डेटा कलेक्शन के दौरान नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और कंट्रोल्ड भी कर सकते हैं, केस स्टडी भी कर सकते हैं। मोस्टली हम कोरिलेशनल स्टडी में कोई भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं देते तो कंट्रोल नहीं होती, नेचुरलिस्टिक होती है। तो यहाँ उन्होंने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी बोथ को इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्ट किया है। टोटल पार्टिसिपेंट्स 15 स्टूडेंट्स थे, फोर्थ ग्रेड में एलिमेंट्री स्कूल में थे। और जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं इन स्केल्स को एग्जामिन करने के बाद, वो उन्होंने कॉन्वर्ज अल्फा के थ्रू आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन सी टाइम से कोफिशिएंट का मेथड अप्लाई किया है। इंशाल्लाह हम इसके बारे में अगला पढ़ेंगे। तो स्पीरमैन कोरिलेशन एनालिसिस जो होता है वो एसएसपी के थ्रू होता है, एसपीएसएस के थ्रू होता है। तो आइडेंटिफाई क्या किया, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट स्कोर ऑन एटीट्यूड स्केल एंड देयर स्कोर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस assigned on the basis of the observation made. We found the weak and indicate by the correlation between the two is 0.075. The important finding that even the student received the satisfactory score on ATES
स्केल स्टेबल नंबर ऑफ द फील्ड्स रिफ्लेक्ट। अच्छा, ये आर्टिकल आपके साथ शेयर करने का मतलब ये भी था कि हमें पता चले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, या फिर हम अपना थीसिस राइट अप करते हुए क्या चीजें जो हैं वो उनको और में रखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ये देखें, और उसमें हम अपनी पूरी स्टडी की ए, एक समरी पेश करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एम। एम क्या है हमारी स्टडी का, उसके बाद हम लिखते हैं ये स्टडी कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई स्टडी, और इसमें कौन से स्केल इस्तेमाल हुई। ये इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली हमारी स्टडी का। तो इसमें हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया डेटा कलेक्शन का, और हमने ये दो तरीके इस्तेमाल किए। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैसे कलेक्ट किया, सैंपल क्या था हमारा ये भी बताते हैं हम, सैंपल साइज क्या था ये भी बताते हैं, और उनकी कंडीशंस क्या थी ये भी बताते हैं। और फिर हम बताते हैं स्केल के बारे में थोड़ा सा, डेवलप दबाए किसने डेवलप किया, स्टूडेंट्स में क्या मैयर करता था। ये थोड़ा सा हमारे स्केल्स का इंट्रोडक्शन हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने अपना वेरिएबल को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किए थे। फिर हमने इनका जो रिपोर्टेड वैल्यू है वो फाइंड आउट की। और फिर हमने कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ आए, और हमारा कोरिलेशन एनालिसिस जो था वो 0.075 रहा। ओके, इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि इन्वायरमेंट, ये देखें ये वेरिएबल के टॉपिक है, उसमें एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। तो हम जो टर्म्स इस्तेमाल करें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, उनके विद इन द रेफरेंस हम उनको डिफाइन करते हैं, हाँ, उनके लफ्जी मतलब को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं मेथडोलॉजी की तरफ। फिर हम बताते हैं कि हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम, या फिर हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल करें, तो हम कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशनल एंड केस स्टडी मेथड इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये हमारी मेथडोलॉजी होती है, और हम इसमें लिक्विड स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एग्री है, डिसएग्री है, पार्शली एग्री है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं। टेबल 1 में गौर करें, वीडियो रिकॉर्डिंग एवेल्युएशन स्केल्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और उनके पॉइंट्स हैं 1, 2, 4, 3। तो उस पे कंडीशंस लिखी हैं हम, थ्रू द ट्रैश ऑन द ग्राउंड इन द बोथ सिचुएशन। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में जो हमने किया है, देखा है, वीडियो रिकॉर्ड की गई थी बच्चों के बिहेवियर के मतलब। तो अगर किसी ने ट्रैश फेंका है ग्राउंड पर तो 0 पॉइंट, गिव द ट्रैश टू अदर, दूसरों को दिया तो 0.1, थ्रो ट्रैश इन द ट्रैश कैन व्हेन इन द क्लासरूम एंड द ग्राउंड व्हेन इन द स्कूल यार्ड। तो 2 पॉइंट्स, अगर कहीं पर भी उसने डस्टबिन इस्तेमाल किया ट्रैश फेंकने के लिए, थ्रो ट्रैश इन द ट्रैश कैन इन बोथ सिचुएशन, जहाँ कहीं भी हो उसने डस्टबिन ढूंढ के जो है वो दिया है और उसमें फेंका है तो 3 पॉइंट। एंड थ्रो ट्रैश इन द ट्रैश कैन इन बोथ सिचुएशन एंड वॉन्ट्स क्लासमेट्स, और उनको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्होंने खुद तो कचरा फेंका डस्टबिन में, लेकिन अपने दोस्तों को भी इसकी सलाह की कि वो भी डस्टबिन में कचरा फेंके। फिर हमने सैंपल को डिफाइन किया है कि हमारे टोटल 15 जो स्टूडेंट थे वो सैंपल थे, हमारी टोटल पॉपुलेशन 15 थी। तो हमने एन, कैपिटल एन लिखना है पॉपुलेशन के लिए, हम कैपिटल एन का यूज करते हैं। और उसके बाद ये क्वालिटेटिव स्टडी का पार्ट था, ठीक है, जहां पर हम इंटरव्यू करते हैं या वीडियो इस्तेमाल करते हैं उसको बाद में एवेलुएट करते हैं, तो ये हमारी क्वालिटेटिव स्टडी होती है। लेकिन जहां पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। तो ये क्वालिटेटिव स्टडी का एक पार्ट है कि वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको एवेलुएट किया है, और इसमें 15 स्टूडेंट्स को लिया है। फाइंडिंग एंड कमेंट्स, क्या फाइंड किया है हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
फाइंड जो किया है वो है in finding and comment on the score on the attitude or the environmental scale। ठीक है। हमने उनको डिकोड किया है ना कि कैसे उन्होंने रवैया किया है और क्या उनका एटीट्यूड था। तो हमने ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई किया कि कितने लोगों का एटीट्यूड नॉट केयर अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरफ है और कितने लोगों का जो है वो केयरफुल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कि और कौन से मेथड्स हैं और किस वे में इस्तेमाल होते हैं। तो बस मैं लास्ट तक आपको दिखा देती हूँ। ये डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी हम लाजमी लिखते हैं और रेफरेंसेस लाजमी होते हैं। और रेफरेंसेस सारा काम हमारा अपना होता है। रेफरेंसेस वो होते हैं जिसमें हमने जो है वो डेफिनेशंस फाइंड आउट की होती हैं या प्रीवियस हिस्ट्रीज लिटरेचर रिव्यू में हमने जो लिखा होता है। जो इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन दिया होता है वो डाटा जो जहाँ से हमने लिया होता है उसको हम रेफरेंस में ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसकी समझ नहीं आई या फिर मुझसे कुछ रह गया है जो यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए तो प्लीज इन्फॉर्म मी ताकि हम इस पर बेहतर तौर पर काम कर सकें।